नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं अलग अलग मुद्दों पर आपसे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहता हूं। तो अभी जो ये वीडियो बना रहा हूं एक बीमारी के बारे में, जिसके बारे में कुछ मित्रों का जिज्ञासा आया था इसके बारे में जानने के लिए, और ये क्यों होता है, इसका जड़ से क्या निदान है। ये बीमारी का नाम है केलॉइड। एक ऐसा बीमारी है जिसको कि किताब में लिखा हुआ है कि इसका जड़ से कोई इलाज नहीं होता, लेकिन हम अपने अनुभव से सीखे कि इस बीमारी को भी आप जड़ से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते मरीज का भोजन बदल दें। तो जो व्यक्ति हमारा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनको तो और भी चीज़ नया मिलेगा, लेकिन जो पहले से बहुत सारा वीडियो देख चुके हैं तो वो जो खाने वाला पोर्शन है उसको ओमिट कर सकते। खाली पहले बीमारी के बारे में जानिए और उसके बाद यदि भोजन बदल दीजिएगा तो वो बीमारी भी जड़ से जाएगा। तो आज हम जिस बीमारी की चर्चा करेंगे उसका नाम है केलॉइड। इसको हाइपरट्रोफिक स्कार भी कहते। यदि कहीं पर किसी को चोट लगा तो छिल गया, छिलने के बाद घाव ऐसे भरना चाहिए जैसे ये हाथ का घाव आपको दिख रहा है, लेकिन अगर ये घाव मोटा भरने लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार। और ये जो है कि कभी कभी बिना किसी चोट के भी अपने आप निकल जाएगा, इसको हम लोग केलॉइड बोलते हैं। आप देख सकते हैं केलॉइड का अलग अलग फ़ोटो में, ये देखिए यहाँ पर ये केलॉइड है, ये इसी प्रकार का ट्यूमर बन जाएगा। देखिए कान के पास केलॉइड है, देख सकते हैं इसमें बाह में केलॉइड है। तो इसी ढंग से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बाह में केलॉइड है। ये देखिए कितना केलॉइड भरा हुआ है, ये पूरे शरीर में केलॉइड है। और कान में ईयर लोब्यूल का केलॉइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब जो है। और इसी ढंग से पीठ में कभी कभी जहाँ पर पिंपल निकलेगा वहाँ भी केलॉइड बन जाएगा, तो ये जो एक्ने केलॉइडालिस बोलते। और इसमें देखिए यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं छाती के पास है, तो यहाँ पर देखिए ये जो केलॉइड का आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पर ये कॉमन एरिया है, यहाँ पर केलॉइड मिलता है। उसी ढंग से कहीं भी इसमें क्या होगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगा मरीज को, लेकिन जो है कि वो इसमें कभी कभी खुजली होता और दर्द करता, कभी किसी जगह पर ऐसे जगह पर बन जाता जो कि चमड़े को खींचने लगता, तो उसके चलते भी दिक्कत होता। देखिए कान में कितना बड़ा केलॉइड लटक रहा है, तो ये देखते होंगे ये इस प्रकार से केलॉइड यहाँ पर भी है, ये छाती के पास है, स्टर्नम के पास। और कहीं भी देखिए इनको चाकू लगा था तो ये इस प्रकार का केलॉइड बन गया। कान के पीछे केलॉइड है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये केलॉइड अलग अलग है, इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्रायोथेरापी, तो वो हम अभी बताएंगे आपको। पहले फ़ोटो दिखा देते हैं। ये हाथ का केलॉइड हाइपरट्रोफिक स्कार कह सकते हैं। जैसे कहीं कटा तो पतला स्कार बनना चाहिए, यहाँ पर देखिए मोटा स्कार बन गया। उसी ढंग से ये कान का केलॉइड है। और ये ईयर लोब्यूल देखिए कान के पास यहाँ पर केलॉइड है, ये देख रहे हैं। उसके अलावा ये देखिए आपका ये वही चेस्ट के पास केलॉइड है, स्टर्नम के पास यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी ढंग से ये छाती पर केलॉइड है और इसमें खुजली बहुत होता है और ये बढ़ते जाता है। आप किसी से भी डॉक्टर से पूछेगा तो बोलेगा इसका सर्जरी नहीं हो सकता, इसमें अगर स्काल्पेल लगा दिए तो ये और ग्रो करेगा। तो क्यों ऐसा वो कहते, क्योंकि वो बेसिक एक चीज़ नहीं जानते जो हम इधर अपने अनुभव से सीखे, वो हम आपको समझाएंगे कि किताब में लिखा हुआ जड़ से इलाज नहीं है। क्यों ये डॉक्टर कह रहा है कि जड़ से इलाज है, वो हम आपको बताएंगे। वो डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पाते, क्योंकि वो आपका भोजन नहीं बदल पाते, वो हम अभी समझाएंगे। पहले फ़ोटो दिखा दें कि देखिए ये घाव हुआ, बाद में केलॉइड बन गया। उसी ढंग से ये कान में केलॉइड हो गया, ये कान में ईयर लोब्यूल केलॉइड, गर्दन के पास एक्ने केलॉइडालिस, एक्ने के बाद केलॉइड। और कहीं भी जहाँ पर टैटू कीजिएगा तो टैटू के बाद केलॉइड बन जाएगा, वो देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं आप कि मोटा चमड़ा बन जाएगा और उसमें कभी कभी खुजली होगा, कभी कभी दर्द होगा, लेकिन अदरवाइज़ कभी कभी बिना दर्द के भी हो सकता है। हाँ, जो चमड़ा को खींचेगा तो थोड़ा सा आपको, जहाँ पर कभी कभी बाईपास ऑपरेशन होता है वहाँ पर बन जाता है केलॉइड। छाती में देखिए यहाँ पर केलॉइड बना हुआ है, तो स्टिच मार्क पर ये देखिए पैर का केलॉइड बन गया है ना। ये देखिए कितना भयंकर केलॉइड है, ये पूरा गर्दन को ही ये समाहित किए हुए है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा केलॉइड है ना। तो ये देखिए कितना बड़ा केलॉइड इसको बना हुआ है। उसी ढंग से ये सब देख रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में केलॉइड बना हुआ है। तो केलॉइड किसी भी जगह पर हो सकता है। और ये देखिए मतलब नॉर्मल जो स्कार बनना चाहिए वो हाइपरट्रोफिक स्कार बनने लगा, और वो जहाँ पर चोट लगा था उसके अगल बगल भी निकलने लगा, और ये बढ़ते चला जाएगा। छोड़ते जाइएगा तो बढ़ते जाएगा, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो केलॉइड ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह का केलॉइड है। ये कान का केलॉइड है, कभी कभी जब कान छिदवाइएगा वहाँ पर केलॉइड बन जाएगा। तो
ये देखिए कान से लटका हुआ केलॉइड है। तो अब है कि इसमें सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जरी के बाद दोबारा हो जाएगा, है ना, सर्जरी कंट्राइंडिकेटेड है। तो ये हर उम्र में होता। और ये केलॉइड आप देख रहे हैं, तो कहीं भी केलॉइड बन सकता, अलग अलग प्रकार का केलॉइड बताए। और जैसा केलॉइड आपको दिख रहा है समझिए एक ट्यूमर जैसा। ये ऐसे केसेस में कभी कभी यूट्रस में भी फाइब्राइड भी होगा इसके साथ साथ, है ना। और देखिएगा कि और भी जगह का फाइब्रोमा आपको मिलेगा शरीर में, तो वो आपको वो फाइब्रोलाइपोमा वगैरह मिलेगा, क्योंकि कारण सबका एक ही होता। तो ये आप केलॉइड देख लिए। अब हम इसके इलाज पर आते हैं और इसका कारण पर आते हैं। ये देखिए एक्ने के बाद केलॉइड हुआ, तो ये अलग अलग प्रकार का केलॉइड है, कहीं भी हो सकता, घाव के बाद ही बन सकता। तो ये आप देख लिए। अब हम इसको डील करेंगे कि ये होता क्यों। तो ये समझ जाइएगा तो मेडिकल साइंस समझ में आ जाएगा कि होता क्यों। तो हम अब यही चीज़ समझाएंगे। और किताब से भी देख सकते हैं, फ़ोटो तो मोबाइल से दिखाए। ये देखिए केलॉइड बना हुआ है ना, जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर केलॉइड दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, और ये कान का वाला जैसा भी दिख रहा है। तो अब हम समझाना शुरू करते हैं केलॉइड होता क्यों। किताब में क्या लिखा हुआ है? किताब में लिखा हुआ है कि ये फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि वो सेल जो स्कार बनाता है। जैसे कहीं भी कोई घाव भरता है तो अलग अलग सेल आके, जैसे कहीं पर घाव हो गया, छिल गया, तो उसको फिर भरने के लिए वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आता है जो कि उसको भरता है। और यदि ज़्यादा डीप स्कार घाव हो गया है तो वहाँ पर स्किन अगर नहीं दोबारा लाया जा सकता, तो वैसे केसेस में ये सेकेंडरी इंटेंशन से घाव भरता है। तो सेकेंडरी इंटेंशन से घाव भरने का मतलब हुआ कि वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट आएगा और वहाँ कोलेजन बनाएगा, और वो कोलेजन प्रोटीन जो है उस प्रकार का नॉर्मल स्कार ऐसा होना चाहिए। नॉर्मल आदमी में स्कार ऐसा होना चाहिए जो आपको हमारे हाथ में दिख रहा है। ये ऐसा घाव हुआ था तो उसका स्कार, बाकी चमड़ा देख लीजिए और यहाँ पर देखिए स्कार है। तो नॉर्मल आदमी का स्कार ऐसा होना चाहिए। लेकिन यदि ये मोटा होने लगेगा, घाव के बाद वहाँ पर ट्यूमर जैसा बनने लगेगा, और वो जहाँ पर चोट लगा था उसके अगल बगल एरियाज़ को भी ये इन्वॉल्व करने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं केलॉइड। तो ये बहुत ख़राब बीमारी है, क्योंकि ये जड़ से जाता नहीं, क्योंकि हम लोग मरीज़ को पूरी चीज़ बताते नहीं। तो इसलिए तो आपको किताब में अभी तक जो लिखा हुआ है कि इसका कोई जड़ से निदान नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, नई दिल्ली के एम्स चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई भी लिटरेचर गूगल में टाइप करके देखिए तो वो लिखेगा कि इसका जड़ से इलाज नहीं है। हाँ, कुछ तरीका है कि उसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे दीजिए, इंट्रालिंजल स्टेरॉइड, केनाकोट या ट्राइकोट, या कोई भी ट्रांसलोन का इंजेक्शन दे दीजिए, या मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन दे दीजिए, जो भी हो। आप 5-फ्लोरोसिल का इंजेक्शन दे दीजिए, क्रायोथेरापी कीजिए, लिक्विड नाइट्रोजन कीजिए। तो ये सबसे आप दबा सकते हैं, लेकिन जड़ से नहीं जाएगा, वो फिर न फिर आ ही जाएगा। तो आखिर ये क्यों होता? क्योंकि जो है कि अभी समझाएंगे आपको। तो किताब में लिखा मिलेगा कि जड़ से नहीं जाता। तो बेसिकली इट इज़ ओवर ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन जो है ज़्यादा मात्रा में बन गया, उसकी वजह से होता है। तो जब ये फाइब्रोब्लास्ट बनेगा तो उसके साथ साथ उसमें हिस्टामिन भी वो रिलीज करता है, इसलिए उसमें इचिंग भी होगा। तो देखिएगा जहाँ भी केलॉइड होगा खुजली बहुत होगा और धीरे धीरे करके मोटा होते जाएगा। तो ये हम लोग केलॉइड कहते हैं। ज़्यादातर कानून जो फीमेल छेदवाती है तो वहाँ पर जो है पता चला वहाँ मोटा हो गया। कोई भी चीज़, कोई टैटू करवा लिया, कोई नाम लिखवा लिया, पता चला वहाँ केलॉइड बन गया, तो ऐसा हो सकता। तो ये केलॉइड किताब में जो भी लिखा हो, लेकिन हमसे सुनिए, ये जड़ से जाएगा, क्योंकि 1 लाख मरीज का अनुभव हमको ये सिखाया कि ये बीमारी जड़ से जाएगा। केलॉइड क्यों होता है उससे पहले जानिए कि कोई भी बीमारी क्यों होगा। हमारा शरीर किससे बना है? हमारे भोजन से। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, ऑफिस में बैठ के काम करता हो, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक महिला जो घर का खाली काम काज करे, झाड़ू देना, बर्तन धोना, बच्चा तैयार करना, खाना बनाना, और एक वो महिला जो सिर पर ईंटा धोए 8 घंटा लगातार, तो दोनों को महिला का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों महिला का बीमारी होगा, दोनों महिलाओं को गड़बड़ी होगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो यानी कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इस धरती पर इंसान बीमार क्यों पड़ता, कोई भी बीमारी क्यों होता? क्योंकि उस मनुष्य का भोजन गलत होता। तो अगर हम भोजन सुधार दें तो ये बीमारी जड़ से चला जाएगा। तो सबसे पहली बात समझ में आ गई कि भोजन गलत है, इसलिए केलॉइड जड़ से नहीं जाता। चूँकि डॉक्टर भोजन नहीं बदलते, इसलिए वो जड़ से नहीं जाता। दूसरी बात, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मासिक गड़बड़ी हो, धात का समस्या हो, ये उससे पहले जान लीजिए
कि ये सब बीमारी हो। अच्छा, किसी को केलॉइड है तो क्या उसको खाली केलॉइड होगा? नहीं, दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। चमड़ा का बीमारी हर हाल में अंदर की गड़बड़ी का ही बाहरी रूप होता है। ये कभी मत सोचिए कि उसको खाली केलॉइड होगा। अगर आप पूरा जांच करा लीजिएगा तो देखिएगा कि 4 से 5 मेजर गड़बड़ी भी अलग से शरीर में निकलेगा। वो पूरा जांच क्या है हमें अभी बताएंगे, वीडियो देखते रहिए। कुछ लोग मित्रों का कंप्लेन होता है कि सर शुरू में तो आपका वीडियो, जो खासकर फेसबुक पर हमारा वीडियो देखते हैं, उनका ये कंप्लेन रहता है कि सर शुरू में तो वीडियो में आवाज़ आता, लेकिन आधा के बाद आवाज़ आना बंद हो जाता। तो वैसे केस में आपको हम ये बता दें कि हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जिस पोस्ट के तहत वो वीडियो लगा हुआ है, वो पोस्ट को जब पूरा खोल के देखिएगा तो उसमें आपको यूट्यूब का लिंक भी मिलेगा। यानी यही वीडियो यूट्यूब पर भी है और वो लिंक मिल जाएगा इसी फेसबुक के पोस्ट पर, तो उसके थ्रू जाकर के आप ये वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर कभी भी देखने में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम आपको ये पहले ही बता दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि केलॉइड अगर किसी को हुआ तो उसको खाली केलॉइड नहीं होगा, वो जो गलत भोजन खाया है उसके चलते शरीर में और भी गड़बड़ी हो चुका होगा। इसलिए कभी भी ये सोच के इलाज मत कराइए कि आपको खाली केलॉइड है, आपको और कोई बीमारी नहीं है। आपको कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी तो ज़रूर हो गया होगा। तो वो जांच नहीं कराया इसलिए आपको पकड़ नहीं पाया डॉक्टर। कायदे से पूरा जांच होना चाहिए था। अगर जांच करा दिया जाए तो 4 से 5 मेजर गड़बड़ी डॉक्टर आपको ज़रूर दिखा सकता है। तो वो जांच पूरा क्या है वो भी बताएंगे, वीडियो देखते रहिए। लेकिन ये तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भाई ये कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता। अगर केलॉइड है तो अंदर में भी गड़बड़ी होगा, तो इसको ये समझना होगा कि अंदर में भी गड़बड़ी होगा। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मानसिक गड़बड़ी हो, दांत का समस्या हो, छाती का गिल्टी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। केलॉइड क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। तो आप कोई आदमी बोलेगा सर हमको तो जलने के बाद हुआ है सर, तो जलने के बाद हुआ मान गए हम, लेकिन वही चोट हमको भी लगा तो हमको तो ऐसा नॉर्मल अस्कार हुआ, लेकिन आपको जब वही घाव हुआ तो आपको मोटा अस्कार बन गया। इसका मतलब कि गड़बड़ी केवल उस चोट में नहीं था, गड़बड़ी आपके शरीर में भी था, जो कि उस चोट को असामान्य के रूप में आपका शरीर लिया और ज़्यादा मोटा जो है कि कोलेजन बना दिया, जो कि आपको ट्यूमर के रूप में दिखने लगा, जिसको कि हम लोग केलॉइड कहते हैं। तो ये सब बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी आपको बहुत बड़ा एक परम ज्ञान मिल गया कि इस धरती पर कोई भी बीमारी हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका हर बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 2 ही घंटा पैदल चलते रोज़ 24 घंटे में। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। क्या ये चीनी हमारे परनाना के लिए भी जहर था? नहीं, हमारा परनाना कुछ भी खा सकता था, क्योंकि वो 8 घंटा कुदाल चलाता था खेत में, वो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता था, वो 8 घंटा पैदल चलता था, वो बड़ा मेहनत करता था, इसलिए वो कुछ भी खा सकता था। लेकिन आज के डेट में हम उतना फिजिकल लेबर नहीं करते, इसीलिए ये चीनी हमारे लिए जहर हो गया। एक ज़माना था जब हमारा कार एक दिन में 600-700 किलोमीटर चलता था, तब हम घर में 500 लीटर डीजल रख लिया करते थे। आज के डेट में अगर हमारा कार 24 घंटे में 1-2 ही किलोमीटर चलता है और आज के डेट में पेट्रोल जमा करेंगे तो यही पेट्रोल कभी भी आग लगा देगा। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, वही पेट्रोल आग लगा के जला भी देगा। वही चीनी सांस देगा, वही चीनी बीमारी दे देगा अगर हम ज़रूरत ज़्यादा खाएंगे तो चीनी। दूसरा तीसरा सूत्र पता चल गया आपको कि अगर इस धरती पर चीनी बंद कर दिया जाए तो हर बीमारी खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग केलॉइड। तो अब है कि तो आप को डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पाता? क्योंकि आपको ये सब नहीं समझाता और चीनी आपका बंद नहीं करता। लेकिन चीनी आप कैसे बंद कीजिएगा जब तक आपको पता ही नहीं हो कि चीनी है क्या? फिर तो आप चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगिएगा। आप बोलेगा कि हम कहाँ चीनी खाते सर, हम तो मीठा खाते ही नहीं, जबकि बहुत सारा चीनी तो मीठा लगता नहीं। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी,
खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। एक चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन अगर एक चम्मच चीनी खाए हैं तो आपको 600 कदम चलना भी होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर चीनी खाना है तो मेहनत भी करना होगा। आप बोलेगा सर हम धर्म को नहीं मानते, हम जो है कि वैज्ञानिक है, हम धर्म को नहीं मानते, हमारे हिसाब से धर्म मूर्खों के लिए है। जो वैज्ञानिक है उसके लिए धर्म नहीं है। तो साइंस का भी अब धज्जी उड़ा है। साइंस कहता एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। आपका रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खा रहे थे 4000 कैलोरी, बीमारी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरी कहाँ जाएगा, वो तो शरीर के अंदर ही खपेगा। कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्चा नहीं है? बिल्कुल खर्चा है, क्योंकि उसका हृदय तो धड़क रहा है। 1 लाख बार रोज हृदय धड़कता, उसका दिमाग काम कर रहा है, उसका एक एक सेल काम कर रहा है, तो इसमें तो ऊर्जा जा रहा है। तो कितना ऊर्जा जा रहा है? 1500 कैलोरी। अगर कोई बिल्कुल मेहनत नहीं करे, आलसी से आलसी आदमी को भी 1500 कैलोरी का खर्चा है। और अगर कोई महिला घर का काम करती है, झाड़ू देना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना और जो है बच्चे को तैयार करना, तो ये सब काम में उसको कितना कैलोरी खर्च होगा? करीब करीब 200 दिन भर में। और अगर कोई महिला 1 घंटा तेज़ी से चलती भी है तो कितना कैलोरी खर्च होगा? 300। तो जोड़ लीजिए आप 300 प्लस 200, यानी कोई महिला अगर घर का भी काम करे मेहनत वाला और रोज़ 1 घंटा टहले भी तो उसका कैलोरी कितना खर्च होगा? करीब करीब 2000 मैक्सिमम। लेकिन जोड़ के देखिएगा तो जिस महिला को भी केलॉइड होगा, जिस महिला को भी यूट्रस में फाइब्राइड होगा, वो देखिएगा कम से कम जो खा रही होगी तो 4000 कैलोरी। या एक दिन में बीमारी नहीं होता, हम एक दिन ज़्यादा खा लिए उससे क्या हो जाएगा? लेकिन अगर हम यही गलती सालों साल करते चले जाएं तो पक्का बीमारी हो जाएगा, फिर तो आपको बीमारी होगा। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला देगा 60 कैलोरी। सोचिए लेना कितना आसान है, खर्चा करना कितना मुश्किल। एक समोसा जिसमें बाहर में मैदा का चीनी स्टार्च, अंदर में आलू का चीनी स्टार्च, एक समोसा कम से कम 160 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। आदमी खा तो लेता लेकिन उसको खर्च नहीं करता। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनाता तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन का रोग। चीनी किसको कहते? फिर से बोलते, चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी, स्टार्च, मीठे फल में चीनी, फ्रुक्टोज, दूध में चीनी, लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी, सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। बीमारी हो अथवा ना हो, ये सब खाना मत खाइए। तो ये सब खाने में क्या बुराई है? अभी जिस भोजन का हम नाम गिनाए, ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का एक ही काम है, एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। ये चारों भोजन का काम अलग अलग है। तो यदि आपकी शारीरिक एक्टिविटी कम है तो ऐसा भोजन खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, प्रोटीन ज़्यादा है। तो वो भोजन क्या होगा वो हम अभी बताएंगे 5-10 मिनट में, वीडियो देखते रहिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन एक धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप 1 थाली कुकर का चावल खाए या फिर बिरयानी खाए या फिर इडली डोसा खाए या फिर कुकर का चावल या फिर जो है कि मूढ़ी का भुंजा खाए, चूड़ा का भुंजा खाए या फिर खिचड़ी खाए तो या फिर खीर खाए, ये सब चीज़ में मार कहाँ गया? ये सब चीज़ में मार यानी स्टार्च तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार यानी स्टार्च में होता। आप चाशनी पीजिए कि मार पीजिए, बात बराबर है। तो अगर आप 1 थाली कुकर का चावल खाए हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आपको प्रति थाली 5000 कदम चल लेना चाहिए। अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाने का शौक पाले हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप खा सकते 10 रोटी, लेकिन 10 किलोमीटर चल भी लीजिए। अगर आप आधा किलो दूध रोज़ पीना चाहते हैं, बिना चीनी डाले भी पीजिएगा तो भी उस आधा किलो दूध के बदले आपको कम से कम 8000 कदम चल लेना चाहिए। आप आधा किलो दूध पिए और चल दिए तो बीमारी क्यों होगा? कभी नहीं होगा।
लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले और यही गलती आप रोज़ के रोज़ किए तो शरीर एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज़ खाते थे 4000 कैलोरी, तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को, एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बना के जमा करेगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब के रूप में जमा करेगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 हश्र होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए, लेकिन जलाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि 1 किलोमीटर चलिएगा तो कैलोरियाँ तो केवल 50 जलेगा, और यहाँ तो एगो रोटी भी 70 कैलोरी देगा। लेना बड़ा आसान है, खर्चा करना बहुत मुसीबत है। आज के ज़माने में हमारे परनाने के लिए दिक्कत नहीं था क्योंकि वो कुआं से पानी भी निकालता था, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा था। अब मशीन, हर चीज़ के लिए मशीन आ गया, इसलिए अब किसान बैठ के तमाशा देखता और डीजल से खेत जुता था, इसीलिए चीनी जहर हो गया। अब हमारा कार 24 घंटे में 1 किलोमीटर चलता, इसलिए पेट्रोल जहर हो गया। तो हम चीनी खाए, खर्च नहीं किए, रोज़ कुकर का चावल खाए, आलू का सब्जी खाए, मीठा फल खाए, दूध खाए, मैदा खाए और मीठा फल खाए, तो ये सब में तो अगले कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब खाए तो हमको चलना पड़ेगा 50 किलोमीटर, लेकिन हम चले 10 किलोमीटर तो हमको फिर ये नुकसान कर जाएगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बना के डैमेज करेगा, या तो तेजाब बना के डैमेज करेगा, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा उससे डैमेज होगा। अगर शरीर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद यहाँ भी चल जाए, उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, लेकिन तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा हो के खून के नली में जमा हो जाए तब आप लफड़े में पड़ जाएगा। किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता, उसको क्या बोलते हैं, जैंथेलेस्मा। किसी किसी को देखिएगा जहाँ तहाँ अलग से भी गुल्ठी जमा हो जाएगा, इसको बोलते हैं लाइपोमा, उससे भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर खून के नली में जमा हो जाए तो जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज में, तो क्या होगा, हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगिएगा। दिमाग के नली में चर्बी जमा हो जाए, सेरेब्रल आर्टरीज में, तो लकवा मार देगा। ओवरऑल चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपाड़ी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो खाना पचने में दिक्कत, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होगा। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिंझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, 3.99 GB भर दिए तो क्या होगा, यह हैंग करने लगेगा। एक साथ 10 काम इससे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उस महिला से खाना नहीं बन पाएगा। वो महिला बोलेगी कि आप किचन खाली करो, हमको एकांत में शांति से काम करने दो। तो जैसे उस महिला को एकांत चाहिए उसी ढंग से शरीर को भी एकांत चाहिए होता है। आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो चर्बी जमा होने से आपको क्या क्या बीमारी होगा, आपको बीपी का बीमारी होगा, आपको डायबिटीज़ का बीमारी होगा, आपको थायराइड का बीमारी होगा, आपको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी पकड़ेगा, आपको हार्ट अटैक और लकवा पकड़ेगा, आपका लीवर और जो है कि किडनी खराब होगा, तो दिमागी प्रॉब्लम होगा, सारा साइकेट्री का डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्यों होता है, एक्स्ट्रा चीनी खा के हम चर्बी के रूप में जमा कर देते, खराटा शुरू हो जाएगा। तो ये चर्बी जमने होने से ये सब बीमारी हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा तो क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाई, पिंपल करा देगा और इसी प्रकार से क्लोराइड करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन, लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। सब का सब चीनी शरीर, चर्बी और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर, चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी। तो तेजाब जमा होने से क्या क्या बीमारी होता है, तेजाब जमा होने से गठिया होता, दमा होता, मिर्गी होता, पथरी होता, ये ट्यूमर कैंसर होता, ये जो क्लोराइड होता और पिंपल होता, तो ये सब तेजाब जमा होने से होता। और चमड़े में एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाई, पिंपल होता, तो ये सब चर्बी जमा होने से हुआ, तेजाब जमा होने से हुआ। शरीर एक्स्ट्रा चीनी को कुछ पोर्शन को चर्बी बना के शरीर को डैमेज किया।
तेजाब बना के डैमेज किया, और कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लार में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा मुंह का छाला पकड़ेगा, ऐसा टीबी पकड़ेगा, ऐसा टॉन्सिलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरे बात चिटिया लाग बे करी। अगर आपके लीवर में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस बी पकड़ेगा, हेपेटाइटिस सी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके खून में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो थोड़ा भी मच्छर काटेगा, देखिएगा डेंगू पकड़ लिया। चीनिया गिरे बात चिटिया लाग बे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाया गया चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूर ज़्यादा रहे। बिना चीनी के आदमी मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप गाड़ी 1 ही किलोमीटर रोज चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से जो भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, बात बराबर है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। जिस दिन चावल खाना उस दिन रोटी मात्र 1 खाना। वैसे रोज़ 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 3 रोटी से पेट नहीं भरे। दाल अनलिमिटेड पीना, हरा सब्जी अनलिमिटेड पीना खाना, और खीरा टमाटर अनलिमिटेड खाना, लेकिन गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम, प्याज कभी भी सलाद के रूप में नहीं डालना। तो चाय पीना बिना चीनी के, चावल खाना बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाना बिना आलू के, आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते, सप्ताह में 1 दिन चिकन खा सकते। पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा, सप्ताह में 1 दिन। अंडा रोज 2 खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूँ, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये चमड़ा का केलॉइड तंग करेगा, नहीं चेतिएगा, इसी ढर्रे पर गलत गलत भोजन करते जाइएगा। इसी ढंग से 1 दिन में 10 रोटी खाइएगा, 1 दिन में 4 गो आलू खाइएगा, 2 गो 3 गो मीठा फल खाइएगा, आधा किलो दूध पीजिएगा, और इसी ढंग से 5-10 मिनट नहीं टहलिएगा, 2 घंटा भी नहीं टहलिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला,
फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी, खाली केलॉइड नहीं, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अगर हम जो 1 लाख मरीज पिछले 5 साल में देखे तो उससे हम ये सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी का भोजन करना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी का भोजन करने से बीमारी होता है। नंबर 2, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीजिए। अंकुरित चनाकृत मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए 10 से 15 पीस रोज़। 2 अंडा रोज़ खाइए। तो अगर अंडा नहीं पसंद है उसके जगह पर सोयाबीन का बड़ी 15 से 20 पीस रोज़। जो भी हरा सब्जी बनाते हैं उसमें आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम की जगह पर सोयाबीन का बड़ी मिला दीजिए। 10 से 15 पीस सोयाबीन का बड़ी रोज़ खाइए। तो ज़्यादा चीनी यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा कैलोरी के भोजन से बीमारी होता है। हमारा खर्चा है 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाएंगे 4000 कैलोरी, तो आज न कल कुछ न कुछ बीमारी तो हो ही जाएगा। दूसरा, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है। प्रोटीन बढ़ा दीजिए। 60 ग्राम प्रोटीन रोज़, एक एवरेज एडल्ट को 7 ग्राम प्रोटीन रोज़ चाहिए। तो कहाँ से आएगा 60 ग्राम प्रोटीन? एक अंडा तो 24 ग्राम प्रोटीन देगा, एक रोटी 4-5 ग्राम प्रोटीन देगा। तो इसी ढंग से 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ ज़रूरी है। तो जो है कि आपको प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीजिए, लेकिन 24 घंटे में रोटी केवल 3 ही खाइए। तो ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, नहीं टहलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 2 घंटा हर आदमी को रोज़ पैदल चलना होगा, नहीं तो बर्बादी तय है। 2 घंटे में 1 घंटा तेज कदमों के साथ चलिए, 1 घंटा धीरे धीरे भी चल सकते, और उस 2 घंटे में कम से कम आधा घंटा धूप के टाइम में चलिए ताकि विटामिन डी पैदा हो। तो ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, नहीं टहलने से बीमारी होता है। तो 2 घंटा रोज़ टहलिए। आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता है, तो घड़ी देखिए आधा घंटा रोज़ धूप दिखाइए, और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। तो यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए और दाल जम के पीजिए, अंकुर चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। तो ये केलॉइड ही नहीं, केलॉइड के साथ और भी जो रोग आया होगा वो भी चला जाएगा। दूसरी बात, अभी तो आप एक ढंग से समझे कि ये बीमारी क्यों हुआ, एलर्जी के चलते, एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ने के चलते, लेकिन एक और ढंग से भी समझ सकते हैं ये केलॉइड क्यों बना। क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा मात्रा में कोलेजन बनाया। ये फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा कोलेजन क्यों बनाया? इसीलिए क्योंकि उसको स्टिमुलेट किया गया। उसको किसने स्टिमुलेट किया? एक ग्रोथ फैक्टर ने। ग्रोथ फैक्टर क्या था? इंसुलिन। आपके खून में इंसुलिन क्यों बढ़ा? क्योंकि आप ज़रूरत ज़्यादा चीनी खाया, उसको खर्च नहीं किए। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक दिन में 10 गो, 20 गो, 40 गो, 50 गो भी रसगुल्ला खा जाएं, कि शुगर केन का जूस पी लें, फिर भी आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल रहेगा। आप जांच करिएगा, देखिएगा हम कितनी चीनी खाते हैं, हमारा ब्लड शुगर तो बढ़ता ही नहीं, आपको नॉर्मल ही आएगा। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ नहीं है तो आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल ही आएगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कि आपके खून में चीनी 100 से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता। फास्टिंग में 100 और खाना खाने के बाद 140, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म शरीर में बनाया गया है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बढ़ने दिया जाएगा तो खून तो हर जगह पहुँचेगा, तो ज़्यादा चीनी के साथ इन्फेक्शन कैचअप हो जाएगा। इसीलिए जो है कि वो आपको ब्लड शुगर को कभी भी शरीर बढ़ने नहीं देता। तो ये जिम्मेदारी किसको दिया गया है कि हमारा मालिक कितनो चीनी खाए और चीनी मेंटेन कर दो? तो ये जिम्मेदारी दिया गया है इंसुलिन को। इंसुलिन एक काम तो अच्छा करता है कि आप कितनो चीनी खाते हैं आपका ब्लड शुगर हमेशा नॉर्मल आता है, लेकिन इंसुलिन अपने आप में गड़बड़ चीज़ है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाही कराएगा, यानी कि मेलानोसाइट ज़्यादा रंग बना देगा, मेलानिन। तो उसके चलते क्या होगा? छाही, मेलाज्मा का समस्या, आंखों का काला घेरा। और केराटिनोसाइट से ज़्यादा केराटिन बना देगा, उसकी वजह से क्या होगा? मस्सा निकलेगा। और फाइब्रोब्लास्ट से ज़्यादा कोलेजन बना देगा, तो क्या होगा? केलॉइड होगा, या कहीं पर गांठ होगा, या फिर आपको फाइब्रॉइड पकड़ लेगा, यूट्रस में फाइब्रॉइड पकड़ लेगा, बच्चेदानी में ट्यूमर पकड़ लेगा, है ना। तो या छाती में गिल्टी पकड़ देगा, फाइब्रोएडिनोमा।
या लाइपोमा पकड़ लेगा। तो इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो छाही कराएगा, पिंपल कराएगा, मस्सा कराएगा, तिल बढ़ाएगा, आंखों का काला घेरा बढ़ाएगा, छाती का गिल्टी कराएगा और एलर्जी भी बढ़ा देगा। सांस का एलर्जी दम्मा, चोर का एलर्जी गठिया, चमड़े का एलर्जी एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती छाई पिंपल, दिमाग का एलर्जी मिर्गी, लीवर का एलर्जी जॉन्डिस के रूप में आएगा और एलर्जी जब सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कैंसर के रूप में आएगा। तो अल्टीमेटली कारण क्या था? आपके द्वारा खाया गया गलत भोजन। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। अब आप जब इतना चीज़ समझ गए तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको केलॉइड ही खाली नहीं है। आप जो ज़्यादा चीनी खाए होंगे उससे शरीर खाली चर्बी नहीं, खाली तेजाब ही नहीं बनाया होगा, जिसके चलते आपको आप शरीर में चर्बी भी जमा हुआ होगा। तो अगर आप जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा। तो बोलेगा सर हमको तो कोई लक्षण है ही नहीं सर, हम तो खाना पच ही रहा है, भूख लग ही रहा है, तो इसका मतलब हमारा लीवर ठीक है, हमको कोई सूजन नहीं आ रहा है, पेशाब हो ही रहा है, इसका मतलब हमारा किडनी ठीक है, और हमको हार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, हमको धड़कन नहीं होता है, और हमको नींद तो अच्छे से आ ही जाता, दिमाग भी ठीक है। नहीं, ऐसा आपको इसलिए लगता क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू दिया भगवान। उतना परसेंट को जाम भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस दिन 30 पैसा किडनी में हाथ लग गया, जिस दिन 60 पैसा लीवर में हाथ लग गया, जिस दिन 50 पैसा हार्ट में हाथ लग गया और 40 पैसे दिमाग में हाथ लग गया, उस दिन मामला इरिवर्सिबल हो जाएगा, फिर लौट के वापस नहीं आ पाइएगा आप। तो यानी कि आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि अभी भगवान सब कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हाँ, लेकिन जब जांच कराइएगा तब आपका ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि नहीं भैया हमको खाली केलॉइड है, अदरवाइज तो हम परम स्वस्थ हैं। ये आपका सारा भ्रम जाता रहेगा यदि आप जांच के द्वारा वो गड़बड़ी देख लीजिएगा। तो पूरा जांच क्या क्या करवाइएगा वो सुन लीजिए। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट है ना, उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, HbA1c यानी 3 महीना का एवरेज चीनी, ब्लड शुगर फास्टिंग PP, इंसुलिन फास्टिंग PP और TSH, NT-TPO, उसके अलावा CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन, ASO, ANA, NT-DS-DNA और जो है कि टॉर्च टेस्ट, उसके अलावा जो वायरल मार्कर यानी HIV, HCV और हेपेटाइटिस B इसका जांच, और उसके अलावा विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, उसके अलावा कार्सिनोएम्ब्रियोनिक एंटीजन अल्फा पीटोप्रोटीन, उसके अलावा RA फैक्टर बिडाल टेस्ट, उसके अलावा जो VTRL टेस्ट, उसके अलावा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन वो जो है कराना होगा। और जो है कि अगर फीमेल हैं तो LH/FSH रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो जब ये पूरा जांच कराइएगा, एलर्जी का जांच, IgE लेवल, तो जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में मिलेगा। तो जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो सारा गड़बड़ी ठीक हो जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप उससे तत्क्षण पूछेगा कि कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे। आप स्वास्थ्य से भटक के केलॉइड की दिशा में गए, कि कैंसर की दिशा में गए, कि कोरोना की दिशा में गए, कि हार्ट अटैक की दिशा में गए, कि एक्जिमा की दिशा में गए, कि सफ़ेद दाग की दिशा में गए। अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या है? पुनः स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु को उपलब्ध हो जाना। तो जिन राहों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा चल पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी डाइट आप जम के खाते थे। अभी सब सारा चीज़ छोड़ दीजिए। अभी तक आप दाल नहीं पीते थे, चाहे एक आध कटोरी ही पीते थे, अब आप 3 कटोरा रोज़ पीने लगिए। कटोरी एक हाथ से पकड़ा था, कटोरा 2 हाथ से पकड़ा था। हम बोल रहे हैं 3 कटोरा। भोजन से पहले दाल पीना है। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले आप सूप का ऑर्डर करते हैं स्टार्टर के रूप में, तो सूप के रूप में ही आपको दाल पीना है। भोजन से पहले 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात। तो पहला भोजन होगा दाल, दूसरा भोजन होगा सलाद। सलाद में खीरा और टमाटर, 2 ही चीज़, नींबू, मिर्ची और धनिया पत्ता स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए। लेकिन उसमें कभी भी गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम और प्याज मत डालिएगा सलाद में। तो पहले 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लिए, उसका सलाद खा लिए,
भर थाली, तो उसी से तो आधा ज़्यादा पेट भर गया। अब जो है कि उसके बाद क्या डालेंगे, रोटी लेंगे 24 घंटे में 3, यानी एक सुबह एक दोपहर एक रात, एक रोटी ले लिए। अब बाहर थाली हरा सब्जी ले लिए, कभी भी एक प्रकार का हरा सब्जी नहीं, 2 प्रकार का। लेकिन सब्जी में आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम नहीं मिलाइएगा, अगवे हरा सब्जी होना चाहिए। तो वो हरा सब्जी लीजिए पूरा भर थाली, और रोटी एक दो गो, और 1 छिपली दही रोज़ खाइए, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद, बिना नमक डाले। यानी सुधा का या अमूल का जो 10 रुपये का दही आता, बस वो दही रोज़ खाना, 10 रुपये का बिना चीनी डाले वाला दही, उससे ज़्यादा दही भी नहीं खाना। और दाल जम के पीना। अगर अंडा पसंद है 2 अंडा रोज़ उबाल करके, अगर अंडा नहीं पसंद है उसके जगह पर अंकुरित चना, अंकुरित मूंग यानी स्प्राउट जिसको कहते हैं, वो 1 से 2 प्लेट रोज़ खाइए। और जो है कि जब ये खाने लगिएगा तो देखिएगा कि सारा चर्बी गल गया। और गलत चीज़ जब छोड़ दीजिएगा, 2 घंटा रोज़ टहलने लगिएगा, आधा घंटा धूप दिखाने लगिएगा, देखिएगा कि केलॉइड भी गलने लगा, और केलॉइड के साथ जो अंदर में गड़बड़ी था वो भी चीज़ ठीक हो गया। तो जो है कि वो जांच जब पूरा करिएगा तब इस बीमारी का पूरा पिक्चर समझ में आएगा। तो आप बताइए कि सर इसका इलाज कैसे होगा। पहला इलाज तो आप समझ गए कि सबसे पहले तो आपको भोजन बदलना है ना। आपको दाल रोज़ पीना है, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाना है, सोयाबीन का बड़ी खाना है, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना है, 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना। पेट नहीं भर रहा आपका, तो हम भी देखें आपके पेट में कितना कटोरा दाल अट सकता है। तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग अनलिमिटेड, सोयाबीन का बड़ी अनलिमिटेड। तो ये सब जम के खा लीजिए, है ना। और लेकिन रोटी 24 घंटे में केवल 3, बस, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। तो ये हो गया। जिस दिन चावल खाए उस दिन केवल 1 रोटी, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना। तो आप सबसे पहले तो ये भोजन बदलिए और रोज़ टहलने लगिए, आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाइए। नंबर 1 इलाज, सबसे पहला इलाज। दूसरा इलाज, जांच पूरा कराइए। जांच पूरा कराइएगा तो उसमें जो जो गड़बड़ी निकलेगा उसके हिसाब से भी कुछ कुछ डॉक्टर दवा अलग से जोड़ेगा, है ना। TSH NT-TPO भी उसी जांच में शामिल है, वो भी जांच पूरा करा लीजिएगा। तो कम से कम 4 से 5 बजे गड़बड़ी भी निकलेगा, तब कम से कम आपका दिमाग का ये भ्रम टूटेगा कि हमको खाली केलॉइड नहीं है भैया, हमको और भी 5 बीमारी है। तो हम डॉक्टर से खाली केलॉइड का नहीं, पूरा शरीर का इलाज करा रहे हैं। तो बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटक से पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। तो 5 किलो वजन तो 1 ही महीने में कमेगा आपका, और सब बीमारी भी गड़बड़ चीज़ छोड़ दिएगा तो खत्म होने लगेगा। तो जो जो जाँच में गड़बड़ी आया डॉक्टर उसके हिसाब से भी अलग से दवा लिखेगा, दूसरी बात। और तीसरा इलाज, और क्या इलाज क्या है इसका, किताब में क्या लिखा हुआ है। आप कहीं भी जाइएगा तो कोई डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा कि इसका जड़ से इलाज नहीं है, लेकिन हमारे तरीके से आगे बढ़िएगा तो इसका जड़ से इलाज है, नंबर 1 बात। दूसरा कि आप उसमें इलाज क्या क्या लीजिएगा, तो इंट्रालीजनल स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड जैसे आप ओमनाकोटिल, वाइसोलोन, है ना, प्रेनिसलोन, है ना, ये सब, और डेफ्लाजाकोट, ये ट्राइएमसिनोलोन, ये जो हो गया आपका डेक्सामेथासोन या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन, सबका सब स्टेरॉइड है। तो इंट्रालीजनल स्टेरॉइड डॉक्टर देता है। इसमें केनाकोट का इंजेक्शन आता है, वो ट्राइकोट का इंजेक्शन आता है, वो 10 mg का भी आता है, 40 mg का आता है। तो इसमें 10 mg काफ़ी है, 40 mg वाला मत लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, परमानेंट सफ़ेद दाग करा देगा। तो वो इंजेक्शन डॉक्टर, इंसुलिन सिरिंज आता है, 1 ml का सिरिंज रहता है, बहुत बारीक सुई होता है, मतलब 27-28 गेज का नीडल रहता है, बहुत पतला सुई होता है, वो लीजिएगा। उसी से डॉक्टर वहाँ पर हम लोग इंजेक्शन देते हैं। उसमें कभी कभी हाइलोरुनिडेज मिला देता है, हाइनेज का इंजेक्शन भी उसमें मिला देता है। तो ये क्या करता है, स्प्रेडेबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि जो आप इंजेक्शन दीजिएगा वो हर जगह फैल जाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड टिश्यू को गलाता है, उसके वजह से वो हर जगह इंजेक्शन फैल जाता है। तो डॉक्टर क्या करेगा आपका, बोलेगा केनाकोट का इंजेक्शन, हाइनिडेज का इंजेक्शन लेके आइए, और वो दोनों को मिला देगा, केनाकोट का हाइनिडेज में डाल देगा, और मिला करके फिर वो इंट्रालीजनल स्टेरॉइड देगा हर 15-15 दिन पर। तो एक तो ये इलाज हो गया। दूसरा, कभी कभी 5-फ्लोरोरेसिल जो कि कैंसर में दिया जाता है, उसका इंजेक्शन भी यहाँ देगा, लेकिन उसमें दर्द बहुत होता है और उसके चलते थोड़ा काला चमड़ा पड़ने का डर रहता है, तो वो इलाज डॉक्टर देगा। उसके अलावा नाइट्रोजन गैस होता है, लेकिन -196 डिग्री टेम्परेचर पर वो क्या बन जाता है, लिक्विड। तो लिक्विड नाइट्रोजन मार्केट में मिलता है। मार्केट में इसका क्या उपयोग होता है, तो जो वेटनरियन इसका उपयोग करता है वो लोग सीमेंट को जमा करके रखता है। जैसे कि होता है ना कि कोई एगो जो सांड है उससे निकाला गया सीमेंट और बहुत सारी गाय को वो इनोकुलेट कर दिया गया, तो इसीलिए वो वेटनरियन रखता है फ्रोजन करने के लिए, क्योंकि -196 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है। तो
वो लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे करेगा। एगो क्रायोगन मिलता है, क्रायोथेरापी इसको बोलते हैं। तो यानी कि जो कि वैसा थेरापी जिसमें कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम डिग्री में वो आपको दिया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा। तो पहले तो भर देगा, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन भर देगा और इतना बड़ा जैसे दबाएगा तो देखिएगा उस पर स्प्रे मारेगा। तो जहाँ भी वो जाएगा देखिएगा वहाँ पर टेम्परेचर -40 -160 हो गया, तो वहाँ पर वो आइस बन जाएगा। तो आपके एक एक सेल में आइस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, फिर वो पपड़ी बन के, फिर फोका बन के वो हट जाएगा। तो इसको हम लोग क्रायोथेरेपी बोलते हैं। डॉक्टर आपको हर 15-15 दिन पर बुलाएगा और उसका सेकैया करेगा। और कभी कभी लेज़र मशीन से फ्रैक्शनल CO2 लेज़र आता है, RBM याग लेज़र से भी उसको हम लोग सेकैया करते, उससे भी जाता है। और कभी कभी डॉक्टर क्या करेगा कि कुछ उसको निकाल देगा, और उसको निकाल करके, ऐसे तो सर्जरी कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन उसको निकाल देगा और निकाल करके उसके बेड में फिर 5-फ्लोरोसिल डाल देगा और तब फिर स्टिच कर देगा। तो वो भी इस प्रकार का इलाज से आपको करता। लेकिन जान लीजिए कि अगर आप भोजन नहीं बदलिएगा तो 100% दोबारा हो जाएगा, जैसी दवा छोड़िएगा फिर हो जाएगा। दूसरी बात, केवल गड़बड़ी आपका केलॉइड का ही थोड़ी है, ये तो आप परिचित नहीं है तब ना ऐसा समझ रहे हैं। आप चूँकि जचवा नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि हमको तो और कोई बीमारी नहीं है। बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं तब तक, जब तक इतनी जोर से अंधड़ आए कि कंबले उड़ा ले जाए। जब अंधड़ कंबल उड़ा देगा तो हमको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन अब पता चल के क्या फ़ायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। यानी हल्की फुल्की बहती बयार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराना मतलब भरे अंधड़ में कंबल ओढ़ के सो जाना। तो अगर जांच करेगा तब ना आपको समझ में आएगा कि अंदर में कितना गड़बड़ी आप पाले पोसे हुए हैं। चूँकि आपको लक्षणवा नहीं पता चल रहा है, इसीलिए आपको ये गलतफहमी हो गया है कि हमको और कोई तो बीमारियाँ नहीं है। लेकिन जब जचवा करा लीजिएगा तब आपको ये भ्रम टूट जाएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा। तो आपके कंबल ओढ़ लेने से अंदर नहीं चला जाएगा। तो आप जो है कि तो जो गलत चीज़ छोड़ दीजिएगा, तो दाल जम के पीने लगेगा, तो फिर ये सब बीमारी अंदर का भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली ऑपरेशन कराइएगा, खाली आप इंट्रालीजनल स्टेरॉइड लीजिएगा, खाली आप क्रायोथेरापी लीजिएगा, खाली आप लेजर थेरापी लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, वो तो अंदर खाली चमड़ा वाला दब जाएगा, वो भी दोबारा हो जाएगा जब छोड़ दीजिएगा तो। लेकिन जब तक इंजेक्शन लेते रहिएगा तब तक डबल रहेगा। लेकिन जैसी दवा छोड़िएगा फिर हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद आपको कैंसर पकड़ेगा। आपको वो सब जो अंदर से अभी दबा हुआ था, उसका लक्षण नहीं मिल रहा था, वो सब भी ओवर्ट रूप में आपको बाहर दिखने लगेगा। वो सब गड़बड़ी भी कुछ दिन में अवतरित होने लगेगा, आपको प्रकट होने लगेगा। तो जो है कि इसीलिए यदि आपको पूरी तरह से ठीक होना है तो आपको पूरी तरह से भोजन का आदत बदलना होगा। तो जब वो बदल दीजिएगा तो सारा चर्बी गल जाएगा, सारा तेजाब गल जाएगा। ये जो सारा ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन बढ़ के हुआ था, ये सारा इंसुलिन कम हो जाएगा, और इंसुलिन कम हो जाएगा तो फर्दर ग्रोथ रुक जाएगा। और इस बीच में जब तक आप सुधारें तब तक में दवा जो है कि अपना काम करेगा। तो इस बीच में हम लोग क्या देते हैं, इंट्रालीजनल स्टेरॉइड देते हैं। इसमें हम लोग जो है कि क्रायोथेरापी करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन से स्प्रे करते हैं। इसमें हम लोग लेजर मशीन से ये करते हैं, और कभी कभी किसी का सर्जरी भी करते हैं। तो इस सब से ठीक हो जाता है, और मरीज़ का भोजन भी बदल देते। मरीज़ को जांच करा के पूरा उसका कच्चा चिट्ठा दिखा देते, ताकि उसका ये भ्रम टूट जाए कि नहीं भैया हमको खाली केलॉइड है। तो अब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो खाली यही नहीं पूछेगा कि सर हमारा केलॉइड गया कि नहीं गया, वो ये भी पूछेगा कि सर जो हम किडनी खराब किए थे भोग विलास करके, मेहनत करते थे 2000 कैलोरी, खाना खाते थे 4000 कैलोरी, सर जो हम ये जो गलती कर रहे थे तो उसके चलते जो हमारा किडनी खराब हुआ, लीवर खराब हुआ, हमको हार्ट जो खराब हुआ, कैंसर जो हमारे शरीर में शुरू हुआ, तो क्या ये सब कमा कि नहीं, सब नहीं कमा सर। तो ये सब भी क्वेश्चन मरीज़ पूछने लगेगा यदि जांच का गड़बड़ी वो देख लेगा तो हम लोग जो इलाज करते उसमें मरीज को, और लगाने के लिए क्या देते, लगाने के लिए जो है कि हम लोग इसमें हिपेरिन का डेरिवेटिव आता है वो हम लोग देते हैं। तो जो है कि ग्रेप सी एक्सट्रैक्ट, और जो है कि ये ओनियन, जो है कि ओनियन यानी कि प्याज का एक्सट्रैक्ट आता है, तो ओनियन से एक्सट्रैक्ट आज मिलता है, उसी से हम लोग इसको ठीक करते हैं। वो बहुत सारा सिलिकॉन का जेल भी मिलेगा कभी कभी, वो डॉक्टर बोलेगा लगा दीजिए, तो क्या होगा एक फिल्म बना देगा और धीरे धीरे करके उसको दबाते रहेगा, तो वो देगा। जब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आपको वो कंप्रेशन बैंडेज देगा लगाने के लिए, और उसको नहीं तो फिर ऐसे कान वाला होता है तो हम लोग एक आता है बड, वो उसको दबा के रखता है, तो वो प्रेशर से भी दब के रहता है, तो वो भी देगा डॉक्टर आपको। तो वो हो गया। उसके अलावा जो है कि इसमें कंप्रेशन बैंडेज हम लोग देते हैं और क्रायोथेरेपी करते हैं, तो वो सबसे धीरे धीरे करके पचक जाएगा। क्रायोथेरेपी जब लीजिएगा तो शुरू में हल्का सा दर्द वो होगा, और उसके बाद फिर वो फोका बन जाएगा, और जब फोका भरेगा तो एक लेयर को हटा देगा, धीरे धीरे करके पतला हो जाएगा। तो एक साथ हम लोग
इंजेक्शन भी दे देते, क्रायो भी कर देते, ऐसा भी करते। और साथ ही साथ एंटी फाइब्रोटिक बहुत सारा दवा आता है, जैसे कि आपका टडालाफिल, वो हम लोग देते हैं, तो एंटी फाइब्रोटिक होता है, वो भी इसमें काम करता है। और आइसोटेटनोइन जो कैप्सूल आता है वो भी इसमें काम करता है, तो वो सभी हम लोग देते। और साथ ही साथ जो जो गड़बड़ियाँ है उसके हिसाब से भी दवा चलाते, तो मरीज़ का होलिस्टिकली बीमारी ठीक होता। तो ये तभी ठीक होता जबकि वो अपना भोजन को आमूलचूल बदलने को तैयार हो जाए, क्योंकि वो उसको खाली केलॉइड नहीं होगा, वो उसको और भी होगा। तो अगर कोई 4-5 साल से केलॉइड रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है उसको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि शरीर में अच्छा खासा तेजाब है। तो यदि डॉक्टर जांच करा देगा तो उसके पास आपको बीमारी को मूल्यांकित करने का अलग अलग क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। तो वो क्राइटेरिया बढ़ जाएगा तो इसके चलते क्या होगा कि आपको वो अंदर का भी गड़बड़ी भी आपको दिखलाएगा। शुरू में तो पूरा जांच कराएगा, उसके बाद 1 महीना 2 महीने के बाद आपको केवल वही जांच करने बोलेगा दोबारा रिपीट, जो गड़बड़ आया था, ताकि वो डॉक्टर आपको ये दिखा सके कि अंदर में जो गड़बड़ी था वो कितना % में, कितनी मात्रा में ठीक हुआ, ताकि आपको पूरा इलाज किया जा सके। तो जो है कि तो उस ढंग से हम लोग इलाज करते। तो इंट्रालिनल स्टेरॉइड देना, और उसमें हालांकि टॉपिकली लगाने के लिए आपको बोले हेपरिन का डेरिवेटिव आता है, वो आता है बहुत सारे नाम से आपको मार्केट में मिलेगा, सेंसियस कार जेल, या फिर कंट्रैक्टुबेक्स करके जेल आता है, विन मेडिकेयर बनाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी आप जो है कि एलियम सेपा एक्सट्रैक्ट से निकलने वाला ये कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सिलिकॉन जेल सीट आता है, उस सिलिकॉन का जेल भी आता है, वो भी मालिश करके लगाना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्या है, खाली असिस्ट करने के लिए। मेन इलाज है हर हाल में आपका भोजन बदलना, तो ये हमेशा याद रखिएगा। हम लोग उसी को मेन इलाज समझ लेते, तो जो है कि अच्छे बाकी डॉक्टर आपको ये सब क्यों नहीं बताता। 2-3 रीज़न है, क्योंकि एक तो ये बताने में समय लग जाएगा आधा 1 घंटा। सोचिए वीडियो कितना बन गया, 51 मिनट का तो वीडियो हो गया अभी भी। तो हमको लोग हमेशा बोलता है कि आप शॉर्ट वीडियो बनाइए, लेकिन चूँकि जब हम पूरा बात नहीं समझाएंगे तो जाहिर सी बात है आधा सच बहुत खतरनाक होता है, तो आपको जो है कि हम नहीं आपको समझा पाएंगे कि आपको क्यों हुआ। तो पूरा बात समझाएंगे तभी जो है कि आपको समझ में आएगा। इसलिए वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, 1 घंटा से कम में समझाना तो लगभग असंभव है। तो आप जो है कि तो आपको जो लगता था कि हमको खाली केलॉइड है, तो आपको खाली केलॉइड नहीं है, ठीक इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोलेगा कि सर ये तो खानदानी चलता है। तो भैया खानदानी का क्या हिसाब किताब है कि हमारे परनाना भी जम के आलू खाते थे, जम के मीठा फल खाते थे, और हमारे घर में चलने का संस्कार नहीं दिया गया सर, तो वो भी गलत आदत हम भी ले लिए, तो उनको भी हुआ, हमको भी हुआ। बस इतना ही चीज़ होता है जेनेटिक, बस इतना ही चीज़ होता है जेनेटिक। मेडिकल साइंस जिसको एपिजेनेटिक्स कहता, धर्म उसको संस्कार कहता। तो हम गलत चीज़ हम भी खाए तो हमारा बच्चा भी उससे वही सीखा। हम भी ज़्यादा चीनी खाते थे, हमारा बच्चा भी ज़्यादा चीनी खाने लगा, तो उसको भी बीमारी धरा। तो डॉक्टर ये सब चीज़ क्यों नहीं समझाता, इसलिए नहीं समझाता क्योंकि एक तो समझाने में लग जाएगा आधा 1 घंटा। मरीज 2 प्रकार का हो सकता है, या तो समझदार या तो गैर समझदार। समझदार मरीज रहेगा, गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ देगा, तो उसको तो 2-3 फीस में उसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर को तो फीस का नुकसान हो गया, वो आपको क्यों समझाएगा। और अगर मरीज समझदार नहीं हुआ तब तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरी पगुराए, उसको लगेगा ये डॉक्टर पागल है, इतना क्यों समझा रहा। तो वो भी जो है बिदक करके भाग जाएगा डॉक्टर के पास से, बोला कि नहीं सर हमको इतना भाषण नहीं सुनना है। जो है कि हम ये मान के बैठे हुए हैं कि विज्ञान इतना मजबूत होता है कि इंसान हर चीज़ गलती भी करता रहे तो भी विज्ञान के पास उसका इलाज है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अरुण जेटली नहीं मरते, और 60 साल की उम्र में फुटबॉल खिलाड़ी ये मैराडोना नहीं मरता। उसको क्या कमी था, तो अरबों खरबों छोड़ के मरा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमको जब तक भोजन नहीं बदलेंगे दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल देंगे तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता, तो बीमारी क्यों होता, जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर किसी भी मनुष्य को भगवान जीभ का चटोर बनने का लाइसेंस नहीं देता। इस धरती पर किसी भी गरीब अमीर को भगवान शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कबर खुद ही खोद देता। कभी कभी केलॉइड के मरीजों में देखिएगा डुपुआइंटन कंट्रक्चर भी होता है, ये भी ऐसे हो जाएगा। और कभी कभी पैर का लेडर होस्ट सिंड्रोम बोलते वो भी होता है। वो तो आपको बता ही चुके, वो कारण तो सबका एक ही होता है, गलत भोजन। आप उसको कैंसर कहिए, कोरोना कहिए, जो है कुछ भी कहिए, कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। डॉक्टर क्यों नहीं समझाना चाहते कि उनको लगता है कि अगर मरीज़ समझदार हुआ तो गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ देगा, तो हम फिर हम किसको, हमारे पास मरीज़ें कम हो जाएगा। और कुछ लोग
तो भाषण सुन के हरक जाएगा, उसमें भी मरीज कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर को ये सोचना चाहिए कि इस धरती पर मरीज इतना ज़्यादा है कि उतना ज़्यादा डॉक्टर कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो आदमी को आप बता दिए वो तो गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ दिया, वो तो जड़ से ठीक हो गया, लेकिन कम से कम वो दूसरा मरीज तो आपके पास भेज देगा। और जब वो गड़बड़ चीज़ छोड़ेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि हम ही जो गड़बड़ चीज़ छोड़े तो हमारा तो बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी भी ठीक होने लगा। हम डॉक्टर के पास केलॉइड के लिए गए थे, अरे ये तो हमारा डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर दिया, ये तो थायराइड भी कंट्रोल कर दिया, ये तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी भी ठीक कर दिया, जो मासिक का गड़बड़ी था वो भी ठीक कर दिया। तो अब हमारे पास आप खाली चमड़ा का रोगी नहीं, आप हमारे पास बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी भी भेजने लगिएगा। तो लॉन्ग टर्म में तो हमको फायदा हो गया। तो आप बोलेगा सर जो मरीज बिदक के भाग गया आपका भाषण सुन के, वो तो उसमें नुकसान हो गया। नहीं, उसमें भी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो गड़बड़ खाने वाला पार्टी था, इसलिए उसको बुरा लगा, तो वो तो गड़बड़ चीज़ खाते रहता। तो हमारा दवा जब तक चलता है उसका कम हो जाता, जैसे दवा छूटता फिर हो जाता। तो वो तो हमारे बारे में सबको हर जगह गलत चीज़ बताता। उससे कोई पूछता किससे दिखा रहा, बोला देखो ना डॉक्टर क्रांति से दिखाए हैं, कहाँ ठीक हुआ जड़ से, तो अभी तो है ही है। तो ऐसा वो इसलिए बोलता क्योंकि वो अपना कमजोरी तो नहीं बताता। वो कभी भी दूसरे को ये नहीं बोलता कि सर जो है कि हम इसलिए ठीक नहीं हुए क्योंकि हम दूध अभी भी पी रहे हैं, एक दिन में 10 रोटी अभी भी खा रहे हैं, मीठा फल खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं। ये चीज़ किसी को नहीं बोलेगा, वो सीधे बोलेगा क्या मुझसे दिखाए थे ठीक नहीं हुआ। तो जैसे कि उसको जो है कि ये वो हमारे बारे में नेगेटिव चीज़ बताता, तो हमको -2 नंबर समाज में बांटता। और अगर वो फीस लेके चला गया तो हमको कितना नंबर दिया? 0 नंबर दिया। तो इसीलिए जो है कि ये बताने में तो हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो है नहीं। लेकिन हमको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ इस वीडियो को बना के? ये वीडियो जितना भी लोग सुने, पीड़ित मानवता ही भगवान है। सोचिए हम उतना भगवान से नज़दीक चलते गए, और सदियों में कभी भी लोग इस वीडियो को देखेगा तो हमारी आत्मा जो इस दौरान हमारे वीडियो में मौजूद है, ये आत्मा उसकी आत्मा को छुएगा तो सोचिए हमको कितना मजा आएगा। मोक्ष इसी जीवन में घटित हो जाएगा, सच्चिदानंद का अनुभव हो जाएगा। सच्चिदानंद का अर्थ हुआ सच्चित आनंद, यानी जब परमात्मा से आत्मा मिल जाता तो परम आनंद की अनुभूति होता। वो चीज़ हमको इसी जीवन में होने लगेगा। तो सोचिए ये बताना क्यों ज़रूरी है। हमारी मानव जाति बड़े खतरे में है क्योंकि वो मेहनत बिल्कुल छोड़ दिया, हर चीज़ के लिए मशीन ईजाद कर लिया, और वैसे केस में ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट उसके लिए परम जहर है। लेकिन दिक्कत ये है कि यही सब चीज़ सबसे आसानी से मिल जाता और सबसे सस्ता होता, और यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। तो हमारा अहंकारी मन लेकिन हमको सिखाता कि हम खुद को नहीं बदलें, दुनिया को बदल दें। ये जो हमारा सोचने का तरीका है ये बहुत गलत है। इस ढंग से हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा। अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों 2 गज का दूरी मेंटेन करेंगे, कितनों हाथ धोएंगे, फिर भी हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को कैसे हुआ? भारत में कोरोना का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। और बुरी तरीके से उसको पकड़ा कोरोना, ऐसा पकड़ा कि मरते मरते बचा। और अकेले उसी को नहीं हुआ, उसके परिवार के और लोगों को भी हो गया। इसका मतलब इस नौटंकी से कभी भी कोई बीमारी नहीं जाता। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, क्योंकि कारण तो आपका गलत भोजन से ही बीमारी हुआ था। लेकिन इंसान का अहंकार उसको हमेशा ये कहता कि भोजन नहीं बदलो, लेकिन दुनिया का हर एक वैक्सीन खोज लो, हर एक दवा खोज लो। ये ऐसा करके तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ये ढंग से तो कोई उपाय नहीं। आखिर युवराज सिंह के पास इतना फालतू समय थोड़ी है। एक ही कैंसर युवराज सिंह को हुआ, वही कैंसर इरफान खान को हुआ। युवराज सिंह ठीक हो गया क्योंकि वो 4 घंटा जिम करना जानता है। इरफान खान नहीं उतना कर सका तो गड्ढे में गिरा। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? खाली अधिकार लीजिएगा, कर्तव्य कौन निभाएगा? बीमारी गरीबी और अमीरी से कभी नहीं होता, बीमारी जीव के चटोरपन, शरीर के कर्म कोड़ीपन से हुआ। तो इसीलिए, लेकिन हम लोग नॉर्मल किसको कहते हैं ये भूल गए हैं। आप बोलेगा सर तो सब आदमी 6 रोटी 7 रोटी खाता सर रोज, उसको कहाँ कुछ होता? ये मत सोचिए। उसको कुछ पता नहीं चला अभी तक क्योंकि वो जांच नहीं कराया। वो कंबल ओढ़े हुए है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर चला गया। अगर हम जो भी आदमी आपके अनुसार 10 रोटी रोज़ खा रहा है, आलू का सब्जी 5 गो रोज़ खा रहा है रोज़, और टहल नहीं रहा है, आधा किलो दूध पी रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी तो ज़रूर हो गया होगा। भले ही उसको जांच नहीं करा के उसको पकड़ नहीं पाया, उसको बोध नहीं हो पाया, लेकिन अगर वो जांच करा ले जो हम बताए सब जांच, तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी तो ज़रूर दिखेगा उसको। कारण तो सबका एक ही है। तो इसीलिए जो है कि कभी भी दिमाग में ये मत रखिए कि आपको खाली केलॉइड है, आपको और भी बीमारी है। और जब डॉक्टर का दवा
कीजिएगा तो आप गड़बड़ चीज़ छोड़ दिया तो ये सब बीमारी भी चला जाएगा। तो इसमें और खाने का दवा डॉक्टर क्या देगा? खाने का दवा इसमें हम लोग एंटी एलर्जिक गोली देते हैं, फेक्सोफेनाडिन, चूँकि इसमें खुजली भी होता है। एक 180 पावर का गोली है, गोली सुबह शाम। उसके अलावा साइक्लोस्पोडिन चलाते हैं, मेथोट्रेक्सेट चलाते हैं। उसके अलावा जो है कि आजकल आ गया है एक जो है कि TFCT-NIB, वो भी चलाते हैं हम लोग। तो 5 मिलीग्राम का गोली आता है, वो भी बड़ा अच्छा काम करता है। एक दवा आता है जो कि फाइब्राइड में यूज किया जाता है, यूलिप्रिस्टिन, वो यूलिप्रिस्टिन 5 मिलीग्राम, वो भी इसमें काम करता है। तो वो सब हम लोग दवा चलाते हैं ताकि ये बीमारी जड़ से चला जाए, और हम लोग इसको जड़ से ठीक करते। हम लोग केलॉइड को जड़ से ठीक करते, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तभी ठीक होगा जब आप भोजन बदलिएगा। आप बोलेगा नहीं सर हम 3 कटोरा गाढ़ा दाल नहीं पी के 1 ही कटोरा दाल पिएंगे, हम एक दिन में 6 रोटी खावे करेंगे और हम 10 मिनट टहलेंगे, तब तो फिर आपको ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो आज शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो है कि केलॉइड क्यों होता है और उसको जड़ से क्या इलाज है, और डॉक्टर क्यों हार जाता, क्यों एम्स नई दिल्ली का डॉक्टर भी हार जाता केलॉइड में। लेकिन ये डॉक्टर नहीं हारेगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। कारण तो एक ही। याद रखिए, हम भी MBBS किए, MD किए, अमेरिका से जाके भी ट्रेनिंग लेके आए, लेकिन हम क्या सीखे? यही सीखे कि 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। पहला लाइन है मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। और तीसरा लाइन किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। तो यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुर चनाकृत मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, नहीं तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से कभी नहीं जाएगा। फिर तो वही बात हो गया कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे और मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। लेकिन हमारे तरीके से चलिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एक नया ही दृष्टिकोण पैदा किया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बात किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे अनुभव का नतीजा है कि जो है कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, आधा घंटा भी धूप नहीं दिखाना और 6 घंटा भी नहीं सोना। इंसान अगर इस चारों चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये हम अपने अनुभव से सीखे, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर हमसे BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से नहीं जाएगा, अगर हमसे मानसिक बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगा, अगर बिना ऑपरेशन के हमसे पथरी ठीक नहीं होगा, बिना ऑपरेशन के हर्निया ठीक नहीं होगा, तो हमसे बिना ये चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, केलॉइड भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एक नया ही दृष्टिकोण आपके दिमाग में पैदा किया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कभी भी ये सोच के मत लाइक और शेयर कीजिएगा कि इससे डॉक्टर फेमस होगा। नहीं, हमको फेमस होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के दया से भगवान हमको सब कुछ दे दिया। अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। और जो है कि उतना उससे ज़्यादा मरीज हम देख नहीं पाते। और वीडियो क्यों बनाने लगे? क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि हम इस जीवन में बहुत ज़्यादा मरीज नहीं देख पाएंगे। तो बेहतर है कि अगर हम वीडियो बना के दें तो बहुत सारा लोग हमसे लाभान्वित हो सकता है। अगर हमसे आप ऑनलाइन सलाह लेना चाहें तो आपको पटना आना जरूरी नहीं है, आप हमको फ़ोन से सलाह ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। फिर से बोलते हैं 8969953194। और दूसरा फ़ोन नंबर है 9386999300। आप हमको फ़ोन कितने बजे कर सकते हैं? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम या 10 बजे रात। इस 3 टाइम में हम फ्री रहते। आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, कोई भी बीमारी का ऑनलाइन सलाह ले सकते। तो और ये फ़ोन नंबर किसी को भी वैसे ज़रूरतमंद आदमी को बांट सकते हैं जो BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक कराना चाहे, उसको भी हमारा फ़ोन नंबर दे सकते हैं, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। तो वीडियो आप लाइक शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ज़्यादा मनुष्यता तक ये बात पहुँचे। इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिए क्योंकि हमारा जो कोई हमको कोई इनकम हो, नहीं, हमको कोई यूट्यूब से इनकम नहीं करना है। और हम जो है कि इसलिए वीडियो नहीं बनाते कि हम कोई फेमस हो जाएं, उसका ज़रूरत नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा नाम लेके भी क्या कीजिएगा? इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें एक छोटी सी पृथ्वी और उसमें एक छोटे से आप जीव हैं, आपका औकात क्या हो सकता है? इस धरती के आप टॉप 10 अमीर हैं, लेकिन आपका औकात क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये इसीलिए एक मुट्ठी मिट्टी में भी इतना जीवाणु और विषाणु होता, उतना इस धरती पर आदमी नहीं है।
तो इसीलिए ये इसका किसी एक आदमी का कोई औकात नहीं है, इसलिए जो है कि नाम लेके भी क्या कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये जानकारी जो सब लोग को पहुँचे ये ज़रूरी है, तो इसीलिए हम आपको बोले कि लाइक और शेयर कीजिएगा तो जानकारी मिल जाएगा आपको। और अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमको पूरा मेडिकल साइंस का एक बीमारी पर वीडियो बना देना है, तो जैसे जैसे समय मिलते रहता है हम बनाते जाते हैं, धीरे धीरे करके एक एक बीमारी को टच करेंगे, क्योंकि कारण तो सबका एक ही है। तो इसीलिए जो है कि हम जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे आपको तुरंत पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेने से ये फ़ायदा है। तो ये लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमको फ़ोन से जो भी आप बोलिएगा, जो भी आपको बीमारी अगल बगल में होगा आप जानना चाहिएगा तो उसको फ़ोन कीजिएगा हमको, तो हम उस पर भी वीडियो यथाशीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपने बड़े प्रेम से मेरी बातों को सुना, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ आपसे। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।